एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए एक और एमसीक्यू सीरीज लेकर आई हूं और आज हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का जो यूनिट है उसे कवर करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द पिगमेंट मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस आर लोकेटेड इन। वो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो इतना हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोप्लास्ट। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। इस तरीके से दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं और इनके बीच में प्रेजेंट होती हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती हैं और ग्राना का फॉर्मेशन करती हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में दो फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। ये दोनों के दोनों फोटो सिस्टम्स जो हैं ये पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि पिगमेंट और कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो मिलकर बनाते हैं। अब इनमें कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, अलग अलग तरह की क्लोरोफिल्स होती हैं और कुछ अलग और भी पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि जेंथोफिल्स हो गए, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन्स हो गए, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड। आगे आपसे पूछा है, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल इज प्रिवेंटेड बाय। क्लोरोफिल की फोटो ऑक्सीडेशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अब पहली बात की फोटो ऑक्सीडेशन होता क्या है? फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि लाइट की जब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उस केस में क्या होता है, जो हमारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करके उनको फिक्स करने की जो एबिलिटी होती है उसको लॉस करना शुरू कर जाते हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या हेल्प करते हैं? कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन, फाइकोबिलेंस या फिर फ्यूकोजेंथिन। आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड्स जो हैं ये फोटो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे आपसे पूछा है, अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज डैश रिंग। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? फिनोल रिंग, बेंजीन रिंग, पॉर्फिरिन रिंग या फिर फाइटोल। तो फाइटोल तो चेन होती है, फाइटोल इज 20 कार्बन चेन जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा फिनोल और बेंजीन रिंग्स क्लोरोफिल में नहीं मिलती, हमें पॉर्फिरिन रिंग मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। photosynthetically C4 plants are less efficient than C3 plants। photosynthetically अगर हम बात करें तो C4 plants जो हैं वो C3 plants के कंपैरिजन में कम एफिशिएंट होते हैं, ये आपको इस स्टेटमेंट में बोला गया है। आगे बोला है कि द ऑपरेशन ऑफ C4 पाथवे रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली बंडल शीथ सेल्स। फिर आपसे कहा है कि C4 पाथवे जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ बंडल शीथ सेल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। Both A and B are correct and B is correct. Correct explanation of A. Both A and B are correct, but B is not correct explanation of A. A is true, but B is false. False and both A and B are false. तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट में देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। आपसे कहा है कि फोटोसिंथेटिकली C4 प्लांट्स जो हैं वो C3 प्लांट्स के कंपैरिजन में कम एफिशिएंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। C4 प्लांट्स जो हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स, क्योंकि जो C4 प्लांट्स हैं ये फोटो रेस्पिरेशन को कहीं ना कहीं प्रिवेंट करते हैं और बहुत एफिशिएंटली कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। फिर बोला है कि जो ऑपरेशन ऑफ C4 पाथवे रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली बंडल शीथ सेल्स। ऐसा नहीं होता, C4 पाथवे में सिर्फ बंडल शीथ सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, इनके साथ साथ में मीजोफिल सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। मीजोफिल सेल्स में चलता है C4 साइकिल और बंडल शीथ सेल्स में चलता है C3 साइकिल। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स हैं। फिर आपसे पूछा है, विच फ्रैक्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशंस आर प्राइमरीली एब्जॉर्ब्ड बाय कैरोटिनॉइड्स ऑफ द हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स के कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो कौन सी विजिबल स्पेक्ट्रम को, कौन सी सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं? ब्लू एंड ग्रीन, ग्रीन एंड रेड, रेड एंड वॉयलेट या फिर वॉयलेट एंड ब्लू। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, दैट इज ब्लू एंड ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन शुगर केन प्लांट CO2 इज फिक्स्ड इन मैलिक एसिड इन विच
द इंजाइम दैट फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज। शुगर केन प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे फिक्स किया जाता है इनटू मैलिक एसिड। इस प्रोसेस में कौन सा इंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है या फिर कौन सा इंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है? फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, राइबोलोज फॉस्फेट काइनेज या फिर फ्रक्टोज फॉस्फेटेज। यहाँ पे अगर बात हो रही है शुगर केन प्लांट की तो आप समझ जाएंगे कि जहां पर भी शुगर केन, मेज, सोरघम, एमेरेंथस इन प्लांट्स की बात होती है, आप समझ जाएंगे कि C4 प्लांट्स की बात हो रही है और C4 साइकिल की यहाँ पर बात हो रही है। तो C4 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को पहले फिक्स किया जाता है इनटू मैलिक एसिड। तो अगर हम C4 साइकिल की बात करें तो C4 साइकिल जो है इसमें मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स दोनों के दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मीजोफिल सेल्स जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको फिक्स किया जाता है इनटू मैलिक एसिड और ये जो मैलिक एसिड है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू बंडल शीथ सेल्स। ये मीजोफिल सेल्स हैं और ये बंडल शीथ सेल्स हैं। मैलिक एसिड का यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और C3 साइकिल में चली जाती है और जो मैलिक एसिड है इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड वापस ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू मेसोफिल सेल्स और कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड और ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, दोबारा से ये साइकिल चलता है। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज यानी कि पेप कार्बोक्सिलेज। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे आपसे पूछा है हिल रिएक्शन अकर्जन। हिल रिएक्शन जो है ये किन में कहाँ पर देखने को मिलती है? हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स में, टोटल डार्कनेस में, वाटर की एब्सेंस में या फिर फेरी साइनाइड की प्रेजेंस में। पहले हम जानेंगे कि हिल रिएक्शन क्या होती है। हिल रिएक्शन जो है ये रॉबिन हिल ने दी थी 1937 में। इन्होंने बोला था कि लाइट की प्रेजेंस में जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कहाँ जाते हैं? ये चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास में। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दो तरह के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को यूज किया था, एक था पोटाशियम फेरी ऑक्सलेट और दूसरा था पोटाशियम फेरी साइनाइड। सेम चीज जो है हमें फोटोसिंथेसिस के केस में भी देखती है। लाइट की प्रेजेंस में वाटर की स्प्लिटिंग होती है और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास इन फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनली रिड्यूस करते हैं जाकर NADP पॉजिटिव को, जहां से हमें मिलता है NADPH2 जिसका यूज हो जाता है कैल्विन साइकिल में। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्रेजेंस ऑफ फेरीसाइनाइड, क्योंकि फेरीसाइनाइड जो है ये एक्ट करता है एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आगे आपसे पूछा है कलर्स ऑफ लाइट मोस्ट यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस आर। कौन सी कलर की लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा यूजफुल होती है? ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वॉयलेट, ब्लू, इंफ्रारेड, रेड एंड येलो या फिर रेड, व्हाइट एंड ब्लू। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा रेड लाइट, वॉयलेट लाइट एंड ब्लू लाइट। 680 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो फोटोसिंथेटिकली यूजफुल होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंफ्रारेड की, तो इंफ्रारेड लाइट जो है ये फोटोसिंथेसिस में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती, लेकिन ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये प्लांट्स को वार्मथ प्रोवाइड करती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन। आगे आपसे पूछा है द फंक्शन ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस इज टू। फोटोसिंथेसिस में वाटर का क्या रोल होता है? फर्स्ट, एब्जॉर्ब लाइट, सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, transport H positive ions in the light dependent reactions, provide O2 for the light dependent reactions। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में दो फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो सिस्टम सेकेंड यूज करता है, ये एक्साइट होता है, यहाँ से थ्रू सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ये ट्रांसपोर्ट होता है टू फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई चेन जो है वो चलती है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे आपसे पूछा है विच ऑर्गेनिज्म डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें से जो कि
फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करते हैं। फर्स्ट इज एनाबिना, फ्यूनेरिया, हायर प्लांट्स या फिर रोडोस्पाइरलम। तो अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज की, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज जो हैं ये H2S का यूज करते हैं और सल्फर गैस इवॉल्व करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। तो इनमें से जो एनाबिना है ये एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन। आगे आपसे पूछा है इन C4 प्लांट्स के रिगार्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। ग्राना प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स एंड एब्सेंट इन बंडल शीथ सेल्स। Grana is absent in mesophyll cells and present in bundle sheath cells. Grana present in both mesophyll cells and bundle sheath cells. Grana absent in both mesophyll cells and bundle sheath cells. तो C4 प्लांट्स के अंदर क्या होता है, आपके जो वैस्कुलर बंडल्स हैं उनको सराउंड करके रखते हैं बंडल शीथ सेल्स, राइट। और बंडल शीथ के बाद क्या प्रेजेंट रहते हैं आपके मीजोफिल सेल्स। ये जो मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स हैं ये दोनों के दोनों फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। मीजोफिल सेल्स के अंदर C4 साइकिल चलती है और बंडल शीथ सेल्स के अंदर C3 साइकिल चलती है। अब यहाँ पे दो तरह के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट हमें C4 प्लांट्स के केस में देखने को मिलते हैं। जो मीजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और बंडल शीथ सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं उनके अंदर स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो ग्राना है वो एब्सेंट रहता है। और अगर मैं मीजोफिल सेल्स की बात करूं तो मीजोफिल सेल्स के अंदर ग्राना प्रेजेंट रहता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। आगे आपसे पूछा है इमर्शन इफेक्ट एक्सप्लेन्स द फेनोमेना ऑफ। इमर्शन इफेक्ट जो है ये कौन से फेनोमेना को एक्सप्लेन करता है? ट्रांसपिरेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन। तो इमर्शन इफेक्ट जो है ये कहता है कि जब हम प्लांट्स को 680 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और अगर हम 700 नैनोमीटर से ऊपर जाएंगे तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो ड्रॉप हो जाता है। लाइट की वेवलेंथ इंक्रीज करने पे फोटोसिंथेसिस के रेट में जो इंक्रीज होता है इसे हम कहते हैं इमर्शन इफेक्ट। और 700 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट देने पर जो फोटोसिंथेसिस के रेट में ड्रॉप देखने को मिलता है इसे हम कहते हैं रेड लाइट ड्रॉप या फिर रेड ड्रॉप ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फिर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म होता है उसके रिगार्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो है क्लोरोफिल ए occurs with the peak absorption at 680 nanometer in photosystem first and at 700 nanometer in photosystem second। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये उल्टी दी हुई है। फोटोसिस्टम फर्स्ट में जो एब्जॉर्प्शन पीक होती है वो 700 नैनोमीटर पे होती है और फोटोसिस्टम सेकंड में जो एब्जॉर्प्शन पीक होती है वो 680 नैनोमीटर में होती है। आगे है फोटोसिस्टम 1 एंड 2 बोथ आर इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और अगर मैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करूं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑक्सीजन इज इवॉल्व ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये गलत है, ऑक्सीजन जो है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इवॉल्व होती है। बोथ ATP एंड NADPH2 आर फॉर्म ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ ATP प्रोड्यूस होता है, NADPH2 जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि इस केस में NADP पॉजिटिव का रिडक्शन होता ही नहीं है। तो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर आपसे पूछा है NH3 रिलीजेस फ्रॉम। इनमें से किस में से NH3 का रिलीज होता है? फोटो रेस्पिरेशन, डार्क रेस्पिरेशन, कैम या फिर ऑल ऑफ
दीज। तो NH3 का रिलीज जो है ये हम कहाँ से देखते हैं? NH3 का रिलीज हम देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन के केस में। फोटो रेस्पिरेशन के केस में हमारे पास 3 सेल ऑर्गेनल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद होते हैं परऑक्सीसोम्स, और परऑक्सीसोम्स के बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलिक एसिड का। ये ग्लाइकोलिक एसिड चला जाता है परऑक्सीसोम में, परऑक्सीसोम में जाके इसका कन्वर्जन होता है इनटू ग्लाइऑक्सैलिक एसिड। परऑक्सीसोम से ये ग्लाइऑक्सैलिक एसिड जो है ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इसका कन्वर्जन हो जाता है इनटू अमीनो एसिड ग्लाइसिन। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो ग्लाइसिन है ये कन्वर्ट हो जाता है एक और अमीनो एसिड सेरीन में, और ये सेरीन दोबारा रिटर्न होता है इनटू परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम में ये कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड में, और हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड जो है ये चला जाता है क्लोरोप्लास्ट में इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरिक एसिड, और ये साइकिल जो है ये दोबारा चलता है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन से सेरीन में कन्वर्जन होता है तो यहाँ से रिलीज होता है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का और दूसरा NH3 का यानी कि अमोनिया का। तो फोटो रेस्पिरेशन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे पूछा है फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इनमें से किस में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है? ग्रीन लाइट, ब्लू फॉलोड बाय रेड लाइट, रेड फॉलोड बाय ब्लू लाइट, या फिर ब्लू लाइट। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ से शुरू होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ से ये इंक्रीज होता जाता है और 700 नैनोमीटर पे जाके ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये हमने अभी पढ़ा इमर्शन और रेड ड्रॉप इफेक्ट में। तो 680 नैनोमीटर पे हमें रेड लाइट मिलती है और 700 नैनोमीटर पे हमें ब्लू लाइट मिलती है। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, दैट इज रेड लाइट फॉलोड बाय ब्लू लाइट। फिर पूछा है केल्विन साइकिल इज, यहाँ पे C3 साइकिल की बात हो रही है, रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, या फिर ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं केल्विन साइकिल की बात करूं तो केल्विन साइकिल में आपको 3 फेसेस देखने को मिलते हैं। पहला फेस होता है कार्बोक्सिलेशन का, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होता है। दूसरे फेस में हमें देखने को मिलता है रिडक्शन, जहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होता है इनटू फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और थर्ड फेस में हमें देखने को मिलता है रीजेनरेशन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होता है और रिडक्शन होता है। आगे पूछा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लाइट रिएक्शन इज। लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसका क्या सीक्वेंस है? फोटोसिस्टम फर्स्ट, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम्स, PS1 फेरिडॉक्सिन, PS1 प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, PS2 फेरिडॉक्सिन, PS1 फेरिडॉक्सिन, PS2, PS1 प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, PS2, या फिर फेरिडॉक्सिन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फोटोसिस्टम सेकंड से। फोटोसिस्टम सेकंड से जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है क्विनोन। क्विनोन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लास्टोक्विनोन के पास में, प्लास्टोक्विनोन से जाते हैं साइटोक्रोम F के पास में, साइटोक्रोम F से जाते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास में, और प्लास्टोसाइनिन से ये जाते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास में। देन फोटोसिस्टम फर्स्ट से ये जाते हैं फेरिडॉक्सिन के पास में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन। आगे पूछा है कैन प्लांट्स हैव एन अडेप्टिव फोटोसिंथेटिक प्रोसेस दैट प्राइमरीली अलाउज देम टू। कैम प्लांट्स जो हैं उनके पास एक अडेप्टिव फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है जो कि बाकियों से थोड़ा डिफरेंट होता है, जो उनको अलाउ करता है सर्वाइव मोर एफिशिएंटली इन ह्यूमिड कंडीशंस में अच्छे से सर्वाइव करने में, सर्वाइव इन एरिड कंडीशंस में यानी कि ड्राई एंड हॉट कंडीशंस में सर्वाइव करने में, फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, दिन में और रात में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में, या फिर प्रिवेंट द एंजाइम रुबिस्को फ्रॉम बीइंग डीनेचर, या फिर रुबिस्को एंजाइम को डीनेचर होने से। तो फोर्थ ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है वो यहाँ पर दिन में नहीं होता, सिर्फ रात में होता है, क्योंकि इनके जो स्टोमेटा होते हैं, कैम प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो सिर्फ रात को ही ओपन होते हैं। सर्वाइव एरिड कंडीशन, सर्वाइव मोर एफिशिएंटली इन ह्यूमिड कंडीशंस में नहीं। ये जो कंडीशंस होती हैं ये इन्हें ड्राई एरिड कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। कैम प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन के टाइम पे जो है क्लोज रहते हैं ताकि कम से कम वाटर लॉस हो, और रात के टाइम पे वो ओपन हो जाते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। फिर आपसे पूछा है ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अकर्स मेनली एज, कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनका ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज या फिर सुक्रोज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है सुक्रोज। आगे आपसे पूछा है इन क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स, जो कैम प्लांट्स हैं उनकी 4 प्रॉपर्टीज दी हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ट सूटेबल है ये आपको बताना है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज रिड्यूसेस CO2 टू मेक मैलिक एसिड, स्टोमेटा ओपन ओनली ड्यूरिंग डे, नो, स्टोमेटा मैंने अभी बताया सिर्फ रात को ओपन होते हैं, दिन में बंद रहते हैं वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए। वैस्कुलर टिश्यू इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल्स, ये C4 प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। रुबिस्को इज एक्टिवेटेड ओनली एट नाइट, नो, रुबिस्को जो है दिन रात दोनों समय जो है एक्टिवेटेड रहता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है और मैलिक एसिड की फॉर्म में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। लेटर ऑन ये जो मैलिक एसिड है रात के टाइम पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है C3 साइकिल में और मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू पायरुविक एसिड। और ये पायरुविक आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीशीज हैज हाईएस्ट फोटोसिंथेटिक यील्ड, इनमें से कौन से प्लांट स्पीशीज जो हैं जिनकी फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है ये सबसे ज्यादा होती है। पहले स्पीशीज पोसेसिंग कैम पाथवे, स्पीशीज पोसेसिंग C3 पाथवे या फिर स्पीशीज पोसेसिंग C4 पाथवे, सेम फॉर ऑल। सेम फॉर ऑल भी नहीं है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। जो C4 पाथवे फॉलो करते हैं जो प्लांट स्पीसीज, उनका जो फोटोसिंथेटिक यील्ड होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इन प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन जो है वो अवॉइडेड होती है। ये फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करते हैं और फोटोसिंथेटिक यील्ड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं। फोटो रेस्पिरेशन जो है ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, जहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई होती है उसका वेस्ट होता है, तो इस वेस्टेज को C4 प्लांट्स जो है वो प्रिवेंट करते हैं। आगे आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकॉर्पोरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देन रिलीजेस इट फॉर यूज इन कैल्विन साइकिल। यहाँ पे आपसे पूछा है कि वो कौन से प्लांट्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को पहले ऑर्गेनिक एसिड्स के फॉर्म में फिक्स करते हैं और उसके बाद ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं फॉर यूज इन C3 साइकिल। C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, C3 एंड कैम प्लांट्स या फिर C4 एंड कैम प्लांट्स। तो कैम प्लांट्स के केस में क्या होता है, कैम प्लांट्स के केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिक्स हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और ये होता है डे टाइम में। और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है इससे बन जाता है मैलिक एसिड। अब ये जो मैलिक एसिड होता है ये स्टोर हो जाता है इन वेक्यूल। ड्यूरिंग नाइट क्या होता है, ये जो मैलिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू पायरुविक एसिड और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो जाता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये यूटिलाइज हो जाती है इनटू C3 साइकिल्स। अब अगर मैं C4 प्लांट्स की बात करूं तो C4 प्लांट्स के अंदर क्या होता है, C4 प्लांट्स के अंदर दो तरह के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले होता है मीजोफिल सेल्स और दूसरे होते हैं बंडल शीथ सेल्स। तो मीजोफिल सेल्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बनता है मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है बंडल शीथ सेल्स में। मैलिक एसिड यहाँ से कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है C3 साइकिल में। ये पायरुविक एसिड दोबारा चला जाता है बंडल शीथ सेल्स में और इससे बनता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, जो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इन दोनों ही केसेस में हमने देखा जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो इनकॉर्पोरेट हो रहा था ऑर्गेनिक एसिड्स में और फिर ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये लेके जा रहे थे इस कार्बन डाइऑक्साइड को C3 साइकिल के पास में, राइट। लेकिन अगर मैं C3 साइकिल की बात करूं तो C3 साइकिल में क्या होता है, C3 साइकिल में एसिड्स का फॉर्मेशन ही नहीं होता। C3 साइकिल में राइबोलोस 1,5 बिस फॉस्फेट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, उससे हमारे पास फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है और वो अलग अलग शुगर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है। इस तरीके से C3 साइकिल चलता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज C4 एंड कैम प्लांट्स।
आगे आपसे पूछा है रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन हैविंग बोथ करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो ये आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हैं और आपको 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करनी है। पहला है जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट ओनली। ये स्टेटमेंट गलत है। जेड स्कीम जो है ये फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड दोनों की प्रेजेंस में देखने को मिलती है। बेसिकली जेड स्कीम होता क्या है, तो लाइट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकंड जो है वहां से P680 जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और ये एक्साइट हो जाता है, राइट। P680 जो है जब एक्साइट होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है टू क्विनोन, क्विनोन से टू प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम F के पास, उससे जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास में, और प्लास्टोसाइनिन जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसको, फोटो सिस्टम फर्स्ट को, जहाँ पे P700 जो है इस इलेक्ट्रॉन को लेता है और ये P700 जो है एक्साइटेड फॉर्म में चला जाता है। इस P700 से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर हो जाता है टू फेरिडॉक्सिन। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है इलेक्ट्रॉन का, वाटर से इस इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट थ्रू वेरियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीरीज ऑफ रिएक्शन, इसको अगर आप एनालाइज करोगे तो ये आपको एक जेड शेप देता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। तो आपसे यहाँ पे इस स्टेटमेंट में बोला गया कि ये सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट के प्रेजेंस में होता है, नहीं, यहाँ पर आपने देखा दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट है, जहां जहां ऑप्शन ए होंगे वो ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा है ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो यस, फोटो जब साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस हम देखते हैं तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट ही फंक्शनल रहता है, क्योंकि साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, तो साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, फेरिडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं NADP को रिड्यूस करने के बजाय ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये रिटर्न हो जाते हैं टू प्लास्टोक्विनोन। ये इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्विनोन के पास में रिटर्न हो जाते हैं और यहाँ से दोबारा साइक्लिक फॉर्म में ये घूमते रहते हैं। प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोसाइनिन के पास आएंगे, यहाँ से दोबारा P700 से फेरिडॉक्सिन के पास और दोबारा फेरिडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन के पास में। तो इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व है, राइट, सिर्फ और सिर्फ ये फोटो सिस्टम फर्स्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो इसका मतलब जहां जहां बी ऑप्शन प्रेजेंट होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर बी ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है तो डी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब हमें ए और सी में से चूज करना है। थर्ड स्टेटमेंट में पूछा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट्स इनटू सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH2। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में NADPH2 बनता ही नहीं है, क्योंकि फेरिडॉक्सिन से NADP पॉजिटिव का रिडक्शन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ATP का प्रोडक्शन होता है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ए ऑप्शन भी गलत है। फिर पूछा है स्ट्रोमा लैमिले लैक्स फोटोसिस्टम सेकेंड एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्रोमा लैमिले का जो पार्ट होता है वहां पे फोटोसिस्टम सेकेंड भी एब्सेंट होता है और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे पूछा है when carbon dioxide is added to phosphoenol pyruvate the first stable product synthesized is। जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होता है तो जो पहला स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है। यहाँ पे बात हो रही है C4 साइकिल की। तो C4 साइकिल में क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का काम करता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेस। कार्बोक्सिलेस एंजाइम क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा है। तो जो पहला कंपाउंड बनता है वो बनता है ऑक्सैलो एसीटेट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन। पायरुवेट जाकर लेटर स्टेजेस में बनता है, ऑक्सैलो एसीटेट से पहले मैलिक एसिड बनता है, मैलिक एसिड जो है फिर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। आगे पूछा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की फोटोलिसिस के लिए कौन सा एलिमेंट इसेंशियल होता है, मैंगनीज, जिंक, कॉपर या फिर बोरॉन। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मैंगनीज जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल द नंबर ऑफ ATP एंड NADPH रिक्वायर्ड इज। एक कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए हमें कितने ATP और कितने NADPH का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है C3 साइकिल की, राइट। C3 साइकिल में क्या होता है, राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट
ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को, और हमारे पास एक 6 कार्बन इंटरमीडिएट बनता है, राइट। ये जो मॉलिक्यूल है ये 5 कार्बन कंपाउंड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड हो गया, ये 6 कार्बन कंपाउंड हो गया। ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये टूट जाता है 3 कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, 3 कार्बन कंपाउंड्स के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। कौन सा कंपाउंड बनता है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है यहाँ पर बनता है। कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कितने कितने कार्बन? 3 कार्बन। एक 3 कार्बन, दूसरा भी 3 कार्बन। अब यहाँ पे जो रिएक्शन चलेगी ना, वो चलेगी 2 मॉलिक्यूल्स के लिए। पहले जो रिएक्शन चल रही थी वो 1 मॉलिक्यूल के लिए चल रही थी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है और बनता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब क्योंकि रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स के लिए हो रही है तो कितने एटीपी लगे? 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लग गए। अब अगेन 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। ये दोनों भी 3 कार्बन शुगर्स हैं और यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है NADPH का। अब क्योंकि यहाँ पे भी जो रिएक्शन है वो 2 मॉलिक्यूल्स के लिए हो रही है तो कितने NADPH यूटिलाइज हुए? 2 NADPH यहाँ पर यूटिलाइज हो गए। ये दोनों जो है एक दूसरे के आइसोमर हैं। अब क्या होता है, ये 3 कार्बन जो कंपाउंड्स हैं, 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरल्डिहाइड के या फिर 2 मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के, ये क्या करते हैं, ये दोबारा से एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनाते हैं, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये अगेन 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और अब ये अलग अलग इंटरमीडिएट्स के थ्रू होते हुए कन्वर्ट हो जाता है इनटू राइबोलोज 5 फॉस्फेट में। यहाँ तक रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स के लिए चल रही थी, लेकिन अब आगे जो रिएक्शन चलेगी वो 1 मॉलिक्यूल के लिए चलेगी क्योंकि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। अब ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है इनटू राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट और यहाँ पर एक और एटीपी मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के लिए चल रही है तो एक ही मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रहा है। तो हम कितना टोटल हमारे कितने एटीपी यूटिलाइज हो गए? 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हो गए और 2 NADPH मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूटिलाइज हो गए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। आगे पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अंडर कंडीशंस ऑफ हाई लाइट इंटेंसिटी एंड लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई photorespiration has a useful role in protecting the plants from photo-oxidative damage। जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई जो है वो लिमिटेड होता है, उस केस में फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो चलता है और ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो प्लांट्स को फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। मैंने अभी आपको पहले बताया कि जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। दूसरी स्टेटमेंट में बोला है, इफ इनफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अवेलेबल टू यूटिलाइज light energy for carboxylation to proceed, the excess energy may not cause damage to plants। ये आपको दी हुई है स्टेटमेंट और ये इसका दिया हुआ है रीजन और ये आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं जिनमें से आपको बताना कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट जो है उसका करेक्ट रीजन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, यानी कि ए और बी दोनों ट्रू हैं और बी जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई लिमिटेड होता है और लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे लाइट एनर्जी जो है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवेलेबल ही नहीं है कार्बोक्सिलेशन के लिए। C3 साइकिल में जो पहला स्टेप होता है वो कार्बोक्सिलेशन का होता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में फिक्स किया जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये जो इतनी सारी लाइट एनर्जी हमें मिल रही है इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? अगर इस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो जो प्लांट है उसको डैमेज होगा, लेकिन यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है इस डैमेज को रोकने के लिए। तो यही आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स में बताया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड आर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय फोटोसिस्टम सेकंड में हमारे पास जो P680 है इससे
जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, तो सबसे पहला मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो कौन सा होता है? क्विनोन, फेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम बी या फिर साइटोक्रोम 7। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है क्विनोन। यहाँ पे क्विनोन एक्सेप्ट करता है और फिर इसको ट्रांसफर करता है टू प्लास्टोक्विनोन, और आगे इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट कैरियर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज विच मेटल आयन इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल? इनमें से कौन सा मेटल आयन जो है वो क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट है? आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम या फिर जिंक? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है और इसके चारों तरफ जो है 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और इन पायरोल रिंग्स के नाइट्रोजन के साथ में ये मैग्नीशियम जो है इंटरैक्ट करता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फिर पूछा है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस फॉलोइंग आर फॉर्म्ड। लाइट रिएक्शन होती है जब फोटोसिंथेसिस की, तो किसका फॉर्मेशन होता है? एटीपी एंड शुगर? नहीं, लाइट रिएक्शन में शुगर का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। शुगर का फॉर्मेशन डार्क रिएक्शन में होता है। HO2 शुगर, अगेन शुगर है तो ये भी इनकरेक्ट है। ATP H शुगर, ये भी इनकरेक्ट है। शुगर का फॉर्मेशन जो है वो डार्क रिएक्शन में होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, दैट इज ATP का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, और साथ ही साथ NADPH2 का भी यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। फिर पूछा है द मेजर पिगमेंट ऑफ रोडोफाइसी इज। रोडोफाइसी नाम की जो फैमिली है उनमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? तो जो रोडोफाइसी है ये रेड एल्गी होती हैं। ये जो रेड एल्गी होती हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये रेड कलर की होती हैं। रेड कलर पिगमेंट जो है इनमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, फ्यूकोसिंथिन नो, क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोइरिथ्रिन यस। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। फाइकोइरिथ्रिन जो है ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्लोरोफिल ए डी एंड फाइकोइरिथ्रिन जो है वो रोडोफाइसी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। फिर पूछा है फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सी पेप्टिडेज रिक्वायर। कार्बोक्सी पेप्टिडेज को अपनी एक्टिविटी के लिए किस एलिमेंट की जरूरत होती है? जिंक, आयरन, कॉपर या फिर नियासिन? तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है ये काम करता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक आयंस। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। The essential element needed for water splitting in photosynthesis leading to O2 evolution is। जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है तो वहां पर कौन सा एलिमेंट जो है वो इसेंशियल होता है? मॉलिबेडनम, मैंगनीज, मैग्नीशियम या फिर पोटाशियम? तो यहाँ पर मैंगनीज जो है ये रोल प्ले करता है, और साथ ही साथ क्लोरीन। फिर पूछा है द कैल्विन साइकिल प्रोसीड्स इन 3 स्टेजेस। कैल्विन साइकिल जो है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। रिडक्शन जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है फोटोकेमिकली मेड एटीपी और NADPH के एक्सपेंस पे। फिर रीजेनरेशन होता है ड्यूरिंग विच कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट जो है इसका फॉर्मेशन होता है। फिर कार्बोक्सिलेशन ड्यूरिंग विच CO2 कंबाइंस विद राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? तो C3 साइकिल में जो करेक्ट सीक्वेंस होता है सबसे पहले होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एक 6 कार्बन इंटरमीडिएट बनाता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्स के थ्रू बाद में चला जाता है। कार्बोक्सिलेशन के बाद में क्या होता है? रिडक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है ATP और NADPH का यूटिलाइजेशन करके, और उसके बाद रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन फेज में क्या होता है? राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है इसको दोबारा से रीजनरेट किया जाता है ताकि ये दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर सके। तो आपका करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर हो गया 3, 1, 2। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन का कौन सा फॉर्म इनमें से आपको देखने को मिल रहा है? तो फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ATP का यहाँ पे सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? ADP के साथ में कंबाइन होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। लेकिन ये प्रोसेस किस में होता है? लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में होता है, और हमारे पास ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। तो ADP प्लस AMP ये गलत है। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाइट एनर्जी ATP ये करेक्ट है। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे लाइट एनर्जी नहीं दिया हुआ है, ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इस तरह की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ये भी इनकरेक्ट है।
और एटीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं कंबाइन होगा, ये भी इनकरेक्ट है। Which of the following blocks electron transport between quinone to plastoquinone? तो क्विनोन से प्लास्टोक्विनोन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है उसको कौन सा केमिकल जो है वो ब्लॉक करता है? कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि लाइट रिएक्शन में इनिबिशन कॉज करते हैं, ये क्विनोन से प्लास्टोक्विनोन के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रोक देते हैं। आपको ऑप्शंस दिए हैं डीसीएमयू, सीएमयू, ओनली वन, बोथ 1 एंड 2। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि डीसीएमयू और सीएमयू दोनों का ही यूज करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को जो है रोका जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ब्लॉकर्स होते हैं। नेक्स्ट इज C4 प्लांट्स आर एबल टू मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन बिकॉज C4 प्लांट्स जो है ये फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं क्योंकि दे डू नॉट कैरी आउट द कैल्विन साइकिल। ये कैल्विन साइकिल को कैरी आउट नहीं करते, बिल्कुल गलत। कैल्विन साइकिल जो है वो बंडल शीट सेल्स में होती है। यूज ऑफ मोर एफिशिएंट एंजाइम टू इनिशियली फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सक्लूड कैल्विन साइकिल, नो, कैल्विन साइकिल होती है, नन नहीं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये एक ज्यादा एफिशिएंट एंजाइम को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ रुबिस्को। ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, और लेटर ऑन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड से निकलकर चला जाता है C3 साइकिल में। तो इस तरीके से एफिशिएंटली ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। फिर पूछा है इन कैम्प प्लांट्स CO2 एक्सेप्टर ड्यूरिंग नाइट इज। कैम्प प्लांट्स में रात के समय जो CO2 एक्सेप्टर होता है वो कौन सा होता है? RUBP, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, पेप या फिर PGA। पेप यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है वो होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये रात के समय CO2 को एक्सेप्ट करता है और बनाता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है ये स्टोर हो जाता है इन वैक्यूल्स, और दिन दिन के समय ये जो मैलिक एसिड है ये चला जाता है डीएसिडिफिकेशन के लिए। मैलिक एसिड जो है ये डीएसिडिफाई होता है और कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में, और यहाँ से CO2 रिलीज हो जाता है जो कि यूटिलाइज किया जाता है C3 साइकिल में। फिर पूछा है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बाय यूज ऑफ ATP इन C4 प्लांट्स अकर्स इन। ये जो कन्वर्जन होता है पायरुवेट का फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में ATP का यूटिलाइज करके, वो कहाँ पर होता है? मेसोफिल सेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म, मेसोफिल सेल्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीट सेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर बंडल शीट सेल्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। तो ये आगे हमारे दो सेल्स C4 साइकिल के, ये आगे मेसोफिल सेल और ये आ गया बंडल शीट। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, बनाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बनता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड चला जाता है बंडल शीट सेल्स में। मैलिक एसिड से बनता है पायरुविक एसिड और CO2 रिलीज हो जाता है जो कि चला जाता है C3 साइकिल में। ये जो पायरुविक एसिड है ये दोबारा आ जाता है कहाँ पर? मीजोफिल सेल्स में, और पायरुविक एसिड से दोबारा बन जाता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, और यहाँ पर एक ATP मॉलिक्यूल जो है उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो ये प्रोसेस जो है ये कहाँ पर हो रहा है? मीजोफिल सेल्स में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है मीजोफिल सेल्स, लेकिन कहाँ? साइटोप्लाज्म में नहीं, क्लोरोप्लास्ट में। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे पूछा है इन फोटो रेस्पिरेशन ग्लाइकोलेट एंड ग्लाइऑक्सिलेट आर प्रोड्यूस्ड sequentially in following organelle, choose the correct sequence। तो फोटो रेस्पिरेशन में मैंने अभी पहले भी बताया ग्लाइकोलेट और ग्लाइऑक्सिलेट दो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास बनता है ग्लाइकोलिक एसिड यानी कि ग्लाइकोलेट। फिर ग्लाइकोलेट चला जाता है पेरोक्सिसोम में और यहाँ पर बनता है ग्लाइऑक्सिलिक एसिड यानी कि ग्लाइऑक्सिलेट। और फिर ग्लाइऑक्सिलेट चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में जहां पर बनता है अमीनो एसिड ग्लाइसिन। तो क्या सीक्वेंस है ग्लाइकोलेट और ग्लाइऑक्सिलेट बनने का? क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। फिर पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ C3 लीफ वुड यू फाइंड द हाइस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम रुबिस्को। C3 प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके कौन से पार्ट में आपको रुबिस्को का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा? तो रुबिस्को का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ मिलेगा? एपिडर्मल सेल्स में नहीं, बंडल शीट सेल्स में नहीं, 2 एंड 3 नहीं, मीजोफिल सेल्स में मिलेगा क्योंकि मीजोफिल सेल्स के अंदर C3 साइकिल जो है वो चल रही है, तो वहीं पे आपको रुबिस्को का हाईएस्ट कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। फिर पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स आपको पढ़नी है।
Submerged plants get carbon dioxide in the form of carbonates and bicarbonates. Submerged plants जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में रिसीव करते हैं। और रीजन दिया है स्टोमेटा आर नॉट प्रेजेंट इन सबमर्ज्ड प्लांट्स। सबमर्ज्ड प्लांट्स जो है उनके अंदर स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सबमर्ज्ड प्लांट्स जो है उनके अंदर फंक्शनल स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। सबमर्ज्ड प्लांट्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं लेकिन वो फंक्शनल नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ जो सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में यूज करते हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होती है तो वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स बनाती है। तो सबमर्ज्ड प्लांट्स जो हैं वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर आपसे पूछा है कैल्विन साइकिल लीड्स टू रिडक्शन ऑफ। कैल्विन साइकिल में किसका रिडक्शन होता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैल्विन साइकिल में हमें पता है कि CO2 का रिडक्शन होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। फिर पूछा है द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टू NADP अकर्स इन। तो मूवमेंट फोटोसिस्टम सेकंड से जो है मूवमेंट शुरू होता है इलेक्ट्रॉन का, फोटोसिस्टम फर्स्ट से होता हुआ ये रिडक्शन करता है NADP की इंटू NADPH2। ये प्रोसेस जो है ये कहाँ होता है? फोटोसिस्टम फर्स्ट में नहीं, फोटोसिस्टम 2 में नहीं, दोनों इन्वॉल्व हैं। फोटो रेस्पिरेशन में नहीं, फोटोफॉस्फोरिलेशन में। फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटोसिस्टम फर्स्ट सेकेंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर पूछा है विच क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डज नॉट हैज अ फाइटोल टेल। कौन सा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जिसमें फाइटोल टेल जो है वो एब्सेंट रहती है? तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है उसके पास में एक 20 कार्बन फाइटोल चेन प्रेजेंट होती है, कार्बन चेन, और एक हेड प्रेजेंट होता है जो कि पॉर्फिरिन रिंग से बनता है जिसमें 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो आपके ऑप्शन है क्लोरोफिल A, B, C और D। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है क्लोरोफिल C। क्लोरोफिल C जो है इस केस में हमें 20 कार्बन फाइटोल चेन जो है वो देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपरेशन ऑफ 2 फोटोसिस्टम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज रिक्वायर्ड फॉर। 2 फोटोसिस्टम्स जो है उनका कॉपरेशन के साथ में काम करना क्यों रिक्वायर्ड होता है? ATP सिंथेसिस के लिए, रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव के लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट, या फिर जनरेशन ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ऐसा नहीं होता, ये गलत ऑप्शन है। ऑक्सीडेशन भी गलत है, ATP सिंथेसिस भी मोटिव नहीं होता। NADP पॉजिटिव का रिडक्शन जो है इसके लिए जरूरी होता है कि फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करें ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होकर फेरिडॉक्सिन के साथ पास पहुंच सकें और फेरिडॉक्सिन जो है ये NADP पॉजिटिव को कन्वर्ट कर सके इनटू NADPH2। तो यहाँ पे NADP पॉजिटिव का रिडक्शन जो है वो मेन रीजन है। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन लाइट रिएक्शन कंटेन्स कॉपर। इनमें से कौन सा कंपाउंड है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो कॉपर कंटेन करता है? साइटोक्रोम नहीं, प्लास्टोक्विनोन नहीं, फेरिडॉक्सिन नहीं, दिस इज आयरन सल्फर सेंटर, प्लास्टोसाइनिन इज करेक्ट ऑप्शन। तो प्लास्टोसाइनिन जो है इसमें कॉपर आयंस प्रेजेंट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट pH ऑफ द ल्यूमन थैलाकॉइड इज। लाइट की प्रेजेंस में जो थैलाकॉइड ल्यूमन होता है उसका pH क्या होता है? उसका pH जो है वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, सेम रहता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? H पॉजिटिव आयंस जो हैं उनका मूवमेंट होता है कहाँ पे? स्ट्रोमा से थैलाकॉइड ल्यूमन के अंदर, राइट। तो H पॉजिटिव आयंस का जब ल्यूमन के अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो उसका pH जो है वो डिक्रीज होता है, यानी कि pH जो है वो एसिडिक हो जाता है। और स्ट्रोमा का जो pH होता है वो इंक्रीज होता है, यानी कि स्ट्रोमा का pH जो है वो अल्कालाइन होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, कौन से यूनिट्स हैं जिनके MCQs के थ्रू आप रिवीजन पहले करना चाहते हो। मैं उन्हीं की वीडियोस जो है वो आपके लिए लेकर आऊंगी। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ ये जो डिफरेंट पाथवेज हैं जिनके रिलेटेड आज हमने MCQ सॉल्व किए हैं, अगर आपको इन पर डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको वीडियोस बनाकर जो है समझा दूंगी और अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।